Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from QV number 1 Chindwara. Dear students, today I am here along with the 7th part of Kings and Chronicles. And in this session, we will read about the imperial officials as well as we will see about the recruitment and rank. After that, we will get an information regarding information and empire, and in last, we will focus on provincial administration. बच्चों, हम इस सेशन में भर्ती की प्रक्रिया तथा पद के बारे में जानेंगे। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पद इस इंपीरियल ऑफिसर्स के तहत हुआ करते थे। बाद में हम सूचना और साम्राज्य के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे और अंत में प्रांतीय प्रशासन को किस तरह से मैनेज किया गया था उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुगल क्रॉनिकल्स, स्पेशली द अकबरनामा, हैव vacated a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor. बच्चों, जो मुगल इतिहासकार थे जिन्होंने अकबरनामा को लिखा था, वो साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना को प्रस्तुत करते थे जिसमें क्रियाएं और सत्ता जो पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में ही निहित होती थी और शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए दर्शाया गया था। वाइल द रेस्ट ऑफ द किंगडम हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ फॉलोइंग हिज ऑर्डर। ओके बच्चों, यहाँ पर एक इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र होता है। जो शाही संगठन था वो बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम था। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मुगल साम्राज्य के हर एक कार्य को वह करता था Mughal imperial organization. And one important pillar of the Mughal state was its corps of officers. मुगल राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ में अधिकारियों का एक दल होता था जिसे इतिहासकारों ने नोबेलिटी कहा, also referred by the historians collectively as the nobility. तो बेटा अकबरनामा हमें बतलाता है कि किस तरह से सारी एजेंसी जो भी थी वो सब सम्राट के प्रति वफादार थी, अधीन थी और सारे राज्य बादशाह के आदेशों का पालन करते थे। द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इस पैराग्राफ से आप समझ जाएंगे कि किस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को वहाँ बड़े ध्यान से चलाया जाता था ताकि किसी की भी मोनोपोली स्टेब्लिश ना हो सके, तो उसको समझिएगा। द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। जो अभिजात वर्ग था नोबिलिटी, बेटा वो अलग अलग जो नृजातीय समूह था, धार्मिक समूह था, उससे तैयार हुआ था। इससे क्या फ़ायदा होता था वो देखिए। दिस एंश्योर्ड दैट नो फैक्शन वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इससे फ़ायदा ये होता था कि कोई भी दल इतना बड़ा नहीं हो पाता था कि वो राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। ठीक है, The officers' corps of the Mughals was described as a bouquet of flowers held together by loyalty to the emperor. इसमें मुगलों के जो अधिकारी वर्ग थे वो एक प्रकार से गुलदस्ते के रूप में बतलाया गया है। ठीक है, वो कैसा गुलदस्ता जो ये बतलाता था कि वो बादशाह के प्रति बड़े वफादारी से जुड़े हुए हैं। ठीक, मतलब वहाँ की जो ऑफिसर्स थे, मुग़ल ऑफिसर्स, वो काफ़ी वफादार बताए जाते हैं। इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट अ पॉलिटिकल डोमिनियन। साम्राज्य के निर्माण के जो आरंभिक चरण थे शुरुआत में, उससे ही तुरानी और ईरानी जो थे बेटा, वो अभिजात वर्ग, ये नोबेलिटीज़ वाले, ये अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। पहले से उसके पास में तुरानी और ईरानियंस की फ़ौज थी। ठीक है, वो उसको आसपास उसके घेरे हुए रहते थे। जितने भी ऑफिसर्स होते थे ईरानी और तुरानी थे और इनमें से कुछ तो थे वो हुमायूं के साथ भारत चले आए थे और कुछ बाद में मुग़ल दरबार में भी आए थे। जो ईरानी और तुरानी की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अकबर की इंपीरियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले जो नोबिलिटीज़ थे वो ईरानियंस
और तुरानीस, ये मैक्सिमम थे। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन origin entered the imperial services from 1560 onwards। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों ने, जिनमें द राजपूत्स एंड द इंडियन मुस्लिम्स, ये जो थे बेटा, ये दो ग्रुप, दो समूह, भारतीय मुसलमानों की साथ साथ राजपूत जो थे वो इस ग्रुप में अब आगे शामिल होना शुरू हो चुके थे। किसमें? जो शासकीय समूह थे, रूलिंग ग्रुप्स, ये यहाँ पर शामिल होना शुरू हो चुके थे। द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज द राजपूत चीफ राजा भारमल कछवाहा ऑफ आम्बेर। इनमें से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति था राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह भी हुआ था। ठीक है, whose daughter Akbar got married। Members of Hindu caste inclined towards education and accountancy were also promoted। जो शिक्षा और लेखा शास्त्र की बात कर रहा है, अकाउंट और एजुकेशन की, और झुकाव वाले जो हिंदू जातियों के सदस्य थे उनको भी प्रमोट किया जाता था, पदोन्नत किया जाता था। अ फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हमें अकबर के वित्त मंत्री से मिलता है, जिसका नाम था राजा टोडरमल। वो उनका फाइनेंस मिनिस्टर था। एंड हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट, और उसकी जाति थी खत्री। यह समझना है, सबसे पहले ज्वाइन करने वाला जो राजपूत चीफ था वो राजा भारमल कछवाहा था, आम्बेर का राजा। दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, और उसकी कास्ट खत्री कास्ट। कब से ये रूलिंग ग्रुप जो था इंडियन ओरिजिन एंड वो इंपीरियल सर्विस में इन्वॉल्व होने लगा? फ्रॉम 1560s ऑनवर्ड्स। ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट। इरानियंस गेन्ड हाई ऑफिसेस अंडर जहांगीर। जब बेटा जहांगीर का शासनकाल आया तो ईरानीज जो थे वो उच्च पदों पर पाने लगे। ठीक है, ऐसा क्यों? was politically influential queen नूर जहाँ was an Iranian। वैसा इसलिए था कि जो रानी नूर जहाँ थी वो भी एक ईरानी थी। तो कहीं ना कहीं जहांगीर की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में उसका इन्वॉल्वमेंट था, इन्फ्लुएंस था। इस वजह से अब जहांगीर की शासन व्यवस्था में ईरानीज का रोल बढ़ता चला गया। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत्स टू हाई पोजीशन एंड अंडर हिम द मराठास अकाउंटेड फॉर अ सिजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। औरंगजेब ने भी राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ठीक, और फिर भी शासन में जो अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। इनका जो शासन में जो शासन व्यवस्थाएं थी उसमें अधिकारियों के समूह थे, उनमें मराठाओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक्स। देखिए बेटा, अब हम समझेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी भी कोई रैंक होती थी। वो रैंक कैसी थी उसको समझना है। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेल्ड रैंक्स कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन। ये संख्या विषयक ओहदे होते थे, 2 तरह के होते थे। पहला होता था जात, ठीक है, और दूसरा होता था संवार। तो जात क्या था वो समझिए। जात, यहाँ पर आपको जात दिखाई दे रहा है, और ये सवार। जात विच वाज एन इंडिकेटर ऑफ पोजिशन इन द इंपीरियर हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार। बच्चों, जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था। ठीक है, शाही पदानुक्रम में, इंपीरियल अथॉरिटी में, और उसकी सैलरी के हिसाब से उसका पद और वेतन का ये सूचक होता था जात। जबकि सवार क्या था? सवार विच इंडिकेटेड दैट नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस। ये कहता है कि सवार यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना
अपेक्षित था। तो बेटा ये दो चीज़ें तो खास थी जिसके आधार पर ये समझा जाता था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रैंक क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे आप आज के समय में आप अलग दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, है ना, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर उसके ऊपर एडिशनल कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, सेक्रेटरी, ऐसे इसकी जो रैंक है वो बढ़ते चला जाती है। तो उस तरह से उस समय के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी रैंक को डिसाइड करने के लिए जात और सवार, ठीक है, ये दो चीज़ों के आधार पर उनकी रैंक को डिसाइड किया जाता था। The nobles participated in military campaigns with their armies. अब हम यहाँ पर नोबेल्स के पार्टिसिपेशन को देखेंगे। Their armies and also served as officers of the empire in the provinces. सैन्य अभियानों में ये जो अभिजात वर्ग थे, नोबल्स थे, वो अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। ठीक, और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। बेटा अभी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं इसी सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए समझिएगा कि प्रोविंशियल स्टेट में ये नोबल्स लोग ऑफिसर्स के तौर पर, इंपीरियल ऑफिसर्स के तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब कभी युद्ध में भाग लेना होता था, सैन्य अभियान में भाग लेना होता था, मिलिट्री कैंपेन में पार्टिसिपेट करना होता था, तो ये अपनी सेनाओं के साथ भाग भी लेते थे। ठीक है, एंड ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड द मेन स्ट्राइकिंग आर्म ऑफ द मुगल आर्मी। और प्रत्येक सैन्य कमांडर जो था वो घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देता था। द मुगल आर्मी, द कैवलरी, ओके, ये कैवलरी मतलब घुड़सवारी की बात की जा रही है। द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्सेस ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क। घुड़सवार, एक तो बात यह है कि घुड़सवारी जो थी बेटा यानी कैवलरी, वो मुग़ल फौज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। ठीक है, और घुड़सवार जो सिपाही वो शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखे जाते थे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो हॉर्स रखे जाते थे वो ब्रांडेड होते थे, सुपीरियर हॉर्सेस वो भी ब्रांडेड होते थे, उनको मेंटेन किया जाता था, उनको ही, उन्हीं की घुड़सवार जो सिपाही थे उसकी ही सवारी किया करते थे। द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक, टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग्स फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोवेस्ट रैंक्ड ऑफिसर्स। जो निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़ करके बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों का बदलाव का पुनरीक्षण करता था। लोएस्ट रैंक ऑफिसर्स को छोड़ दो तो बाकी जितने भी हायर ऑफिसर्स थे उन सब की रैंक, टाइटल और उनकी पोस्टिंग को लेकर के वो डिसीजन लेता था। एम्परर, राजा, बादशाह पर्सनली लेता था। अकबर हु डिज़ाइंड द मनसब सिस्टम आल्सो एस्टेब्लिश spiritual relationship with the select band of his nobility by treating them as his disciples. जो मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने, मनसब प्रथा को शुरुआत करने वाला कौन था? अकबर ने अपने अभिजात वर्ग, ठीक है, अपने नोबिलिटीज़ को कि कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए, नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग दैम एज हिज डिसाइपल्स मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए थे। ये अकबर के बारे में बतलाया जा रहा है कि मनसब प्रथा को शुरू करने वाला जो अकबर है वो अपने नोबिलिटीज़ के साथ उनको शिष्यों की तरह मानता है और उनके साथ स्पिरिचुअल रिलेशन था, आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम करता है। तो ये नोबेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी।
कि जो प्रोविंशियल स्टेट्स में प्रोविंशियल पार्ट में रह रहे थे, एंड ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन they participated in military campaign with their armies, as well as they provided their services as officers in the empire in the provinces. ओके, तो ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and the highest possible reputation. बच्चों, जो नोबिलिटीज ग्रुप के जो मेंबर्स थे, अगर उन्हें शाही सेवा, शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे तो उनका क्या नोबिलिटी की फैमिली में पैदा होना या मेंबर ऑफ नोबिलिटी की कैटेगरी में आना ये आसान था कि वो यहाँ पर रहते हुए इंपीरियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते थे, पावर्स को गेन कर सकते थे, वेल्थ ले सकते थे, हाईएस्ट रेपुटेशन वाली जो पोस्ट होती है वहाँ तक वो पहुँच सकते थे. कब? जब वो मेंबर नोबिलिटी का हो, अभिजात वर्ग का हो. अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विस पिटिशंस थ्रू अ नोबेल. अगर सेवा में चाहने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति है तो एक अभिजात के जरिए वो याचिका देता था. ठीक है, एक प्रकार से अपनी अप्रोच नहीं हो पाने की वजह से एक नोबेल के माध्यम से वो अपनी पिटिशंस को वहाँ तक लेकर जाता था. एंड हु प्रेजेंटेड अ तजवीज़ टू द एम्परर. और जो बादशाह के सामने तजवीज़ जो था वो प्रस्तुत करता था. ठीक. इफ़ द एप्लीकेंट, अच्छा आपको लग रहा होगा तजवीज़ क्या है. तजवीज़ एक अभिजात होता है जिसके अभिजात द्वारा बादशाह के सामने जो चीज़ प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी. ठीक है, तजवीज़ का मतलब है याचिका. ठीक. इफ़ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सुटेबल अ मनसब वाज ग्रांटेड टू हिम. अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो फिर उसे मनसब प्रदान कर दिया जाता था. द मीर बख्शी stood in open court on the right of the emperor and presented all candidates for appointment or promotion, while his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor. बच्चों, मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को एक एक करके वो प्रस्तुत करता था. जबकि उसका जो कार्यालय होता था मीर बख्शी का, उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था. मतलब ये एक बहुत ही प्रॉपर वे में इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म किया जाता था. There were two other important minister at the center. बेटा वहाँ पर केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे. पहला तो आपने देख लिया मीर बख्शी. ठीक है, अब देखिए दो और कौन है. दीवाने आला जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, एंड सद्र उस सुदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद ए माश एंड इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजी. तो पहला हो गया दीवाने आला, दूसरा सद्र उस सुदूर. ठीक है. दी थ्री मिनिस्टर्स, कौन थ्री मिनिस्टर्स हो गए बेटा? थ्री मिनिस्टर्स में मीर बख्शी, दीवाने आला, सद्र उस सुदूर. द थ्री मिनिस्टर्स ओकेजनली केम टुगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी. ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे. ठीक है, बट वर इंडिपेंडेंट बाय ईच अदर. अकबर विद दिस एंड अदर एडवाइजर्स शेप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एम्पायर. अकबर ने इन जो सलाहकार थे, इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर के क्या करते थे, वो साम्राज्य की
पूरे एम्पायर की प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान करते थे। ठीक है। नोबल्स स्टेशन एट द कोर्ट, तैनात ए रकाब। बेटा दरबार में नियुक्त एक जो तैनात ए रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आज के समय में हमारे पास तैनात रकाब के तौर पर कौन सी फोर्स है। ध्यान सुनिएगा, दरबार में नियुक्त अभिजातों को का एक ऐसा सुरक्षित दल था तैनात रकाब जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन, पब्लिक हॉल, बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। मतलब सुबह और शाम 2 बार आकर के राजा को अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे ही उठाते थे। तो ये है तैनात ए रकाब की इंफॉर्मेशन जो लास्ट पैराग्राफ में आपने देखा। नोबल स्टेशन एट द कोर्ट वर अ रिजर्व फोर्स टू बी डेप्यूटेड टू अ प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन and they were duty bound to appear twice daily। प्रतिदिन 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू एक्सप्रेस सबमिशन टू द एम्परर इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल। जो पब्लिक ऑडियंस हॉल है उसमें आकर के 2 बार राजा के सामने अपना सबमिशन करना, प्रतिनिवेदन प्रस्तुत करना, आत्मनिवेदन प्रस्तुत करना। एंड दे शेयर्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड अराउंड द क्लॉक। इस तरह से वो अपने बादशाह और उसके घराने की जिम्मेदारी की, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठाते थे। नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सटीक और विस्तृत जो आलेख तैयार किए जाते थे, रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते थे, तैयार करना ये मुगल प्रशासन की मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है। द मीर बख्शी जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स। मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। वो लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले जो अर्जियां थी, हमने बात की थी, है ना, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करते थे। एंड ऑल इम्पीरियल ऑर्डर्स, ठीक है, ये जो इम्पीरियल ऑर्डर्स हैं ये सब तैयार कौन करवाता था? मीर बख्शी का डिपार्टमेंट। इन एडिशन एजेंट्स ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज़ फ्रॉम द एक्सल्टेड कोर्ट, अखबारात ए दरबार ए मौला विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन। बच्चों, इसके अतिरिक्त जो नोबिलिटीज़ थे और रीजनल एरियाज़ को बिलोंग करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वकील कहते थे जिसको, वो दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से जो समाचार मिलते थे, जिसको अखबारात ए दरबार ए मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। ठीक। द अखबारात कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अटेंडेंस एट द कोर्ट। और बेटा अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे कि दरबार में कौन कौन उपस्थित हो रहा है, ग्रांट्स ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, पदों और पदवियों का जो दान दिया जा रहा है, डिप्लोमेटिक मिशन, राजनयिक शिष्टमंडलों के बारे में, प्रेजेंट्स रिसीव्ड, जो उपहार है वो जो ग्रहण किए गए हैं, और द इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर। और अगर कोई अधिकारी बीमार है तो उसके स्वास्थ्य के संबंध में बादशाह के द्वारा जो जानकारी पूछी जाती वो। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ किंग्स एंड नोबल्स। राजाओं और अभिजातों की जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए सूचनाएं बड़ी उपयोगी होती थी। ठीक। तो अखबारात में किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है
उसे आपको ध्यान से देखना है। और मीर बख्शी के किस चीज़ को सुपरवाइज करता था, जो कोर्ट राइटर्स हुआ करते थे वो क्या, उनकी किन डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस को किस तरह से तैयार होता था और उसका उनका वर्क क्या था, स्पेशली आपको उस पर फोकस करना है। अब हम बात करें कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर कैसे करते रहे होंगे, तो वो देखते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड important officials documents traveled across the length and breadth of the region under Mughal rule by imperial post। जो समाचार वृत्तांत और जो महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज थे वो शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक भेजे जाते थे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब शाही डाक के जरिए जाया करते थे इंपीरियल पोस्ट के थ्रू। Round the clock relays of foot runners carried papers rolled up in bamboo containers। बच्चों, बांस के डिब्बों में इन कागज़ों को रख कर लपेट करके कागज़ों को लेकर हरकारे होते थे, हरकारे जो तेज़ी से बस भागते ही रहते थे कि दल दिन रात दौड़ते थे। और काफ़ी दूर स्थित प्रांत की राजधानियाँ होती थी, राजधानियों से बादशाह को कुछ ही दिनों में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, क्योंकि रात दिन ये दौड़ते ही रहते थे। ठीक है, राजधानी से बाहर जितने भी अभिजात तैनात उनके प्रतिनिधि या राजपूत राजकुमार या उनके अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इस उद्घोषणा की नकल तैयार करते थे। ठीक है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी उसको तैयार करते थे और इन्फॉर्मेशन को उन जो संदेशवाहक होते थे, मैसेंजर्स होते थे, उनके जरिए अपनी टिप्पणियाँ स्वामी के पास भेज देते थे। और इस सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। द एम्पायर वॉज कनेक्टेड बाय अ सरप्राइजिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर पब्लिक न्यूज़। तो बेटा इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन को इतने वास्ट एम्पायर में बहुत तेज़ी के साथ राजा तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरह के इंपीरियल पोस्ट को वहां पर डेवलप किया गया था। इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। Provincial, according to the empire of Mughal, that was divided into different categories. So we have to know about that category कि वहाँ कौन कौन सी categories में उसको divide किया था। The division of functions established at the center was replicated in the provinces, Suba, where the minister had their corresponding subordinates, Diwan, Bakshi and Sadr. The head of the provincial administration was the governor, Subedar, who reported directly to the emperor। बच्चों, केंद्र में स्थापित जो कार्यों के विभाजन को प्रांतों में भी वैसा ही दोहराया गया। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्री थे, दीवान, बख्शी और सद्र। ठीक है, ये थे। और प्रांत में जो थे, हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, सूबेदार। और प्रांतीय शासन का जो प्रमुख गवर्नर यानी सूबेदार होता था, और वो किसको रिपोर्ट करता था बेटा? सीधे एम्परर को रिपोर्ट करता था। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि केंद्र में कौन कौन हुआ करते थे। सद्र और सुदूर पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा आपको। मीर बख्शी है ना, ये इस तरह के जो तीन दीवान, ये तीनों मिनिस्टर्स की जो कैटेगरी के हैं या उन्हीं के अधीनस्थ ये मिनिस्टर्स प्रोविंशियल स्टेट्स में भी होते थे। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री, तो स्टेट में भी होम मिनिस्टर्स होते हैं। वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर होता है, तो यहाँ पर भी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। तो मतलब लगभग सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। दिस सरकार इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड। बच्चों, जो पूरा एम्पायर था वो सूबों में बटा था, और जो सूबा होता था वो सरकार में बटा हुआ था। ऑफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फौजदार हु वर डिप्लॉयड विद contingents of heavy cavalry and musketers in district। अक्सर सरकार की जो सीमाएं होती थी वो फौजदार के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी, और इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज के साथ
मस्केटर्स के साथ, तोपचियों के साथ रखा जाता ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना सब डिस्ट्रिक्ट। अब बेटा उसके बाद परगना हो गया। ठीक, और परगना में कौन होते थे? बाय 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स। यहाँ पर भी 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारी होते थे। कौन कौन होते थे वंशानुगत अधिकारी? कानून गो, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। ठीक है। चौधरी, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन करता था। और काजी, जो कि जिससे आप वाकिफ़ हैं कि वो जुडिशियल मैनेजमेंट को देखता था। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन maintained a large support staff of clerks, accountants, auditors, messengers, and other functionaries who were technically qualified officials, functioning in accordance with standardized rules and procedures, and generating copious written orders and records। बच्चों, शासन के जो प्रत्येक विभाग के पास में लिपिक का एक बड़ा सहायक समूह होता था, लेखाकार होता था, लेखा परीक्षक होता था, संदेश पहुंचाने वाले लोग होते थे, कर्मचारी होते थे जो कि टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड होते थे। प्रचुर संख्या में लिखित आदेश और वृत्तांत यहाँ पर तैयार किए जाते थे। ठीक है। ये सब तैयार किया जाता था। क्या क्या? वो है कि पर्शियन वाज मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे के सारे जो लेटर्स तैयार किए जाते थे, लिखित आदेश तैयार किए जाते थे, वो ज़्यादातर फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे। बट लोकल लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर विलेज अकाउंट्स। लेकिन जो गांव का अकाउंट लिखना होता था, गांव का लेखा लिखना होता था, उसमें लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। द मुगल क्रॉनिकलर्स यूजुअली पोर्ट्रेट द एम्परर्स and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level। मुगल इतिहासकारों ने जो प्राय बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया। इसमें यह बतलाया कि बादशाह और उसके दरबार के जो लोग थे वो ऊपर केंद्र से लेकर के परगना तक की सारी मैनेजमेंट को वो कंट्रोल में किए हुए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रोसीजर के तहत पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या एक फ्री ऑफ टेंशन की प्रोसेस के तहत कार्य कर रहा होगा? द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लैंडेड मैग्नेट्स एंड द जमींदार्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल एम्परर was sometimes marked by conflicts over authority and a share of the resources। स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच कई बार रिसोर्सेस यानी संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप भी ले लिया गया था। द जमींदार ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग पेजेंट सपोर्ट्स अगेंस्ट द स्टेट। और कभी कभी जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल भी हो जाते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से पूरा एम्पायर सूबों में, सूबा सरकार में और फिर परगना में वो डिवाइड था। और हर स्तर पर अपने अधिकारी जो थे वो लगभग केंद्र के समान थे, प्रांतीय स्तर पर देखे गए तो। ठीक। और इसके अलावा जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का टास्क होता था वो फारसी लैंग्वेज में होता था, पर्शियन लैंग्वेज में होता था। लेकिन अगर विलेज अकाउंट को मेंटेन करना होता था तो उसे लोकल लैंग्वेजेस का वहाँ पर इस्तेमाल करना होता था। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।